Hello friends, today's my next lecture about the chemical kinetics. आपने जो है इससे पहले के वीडियो में जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई थी। आज जो है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर भी है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, काफी अच्छी चीजें इससे आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज का जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है इसको चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए, आपने किसी भी रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में जानकारी, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलती है? आपको जानकारी मिलती है डेल्टा जी के आधार पे। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल हो गया। रिएक्शन क्या हो गया? फिजिबल हो गया। एक तो आपने इससे जानकारी कलेक्ट कर लिया, दूसरा आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू नोन है, के की वैल्यू अगर आपको नोन है तो भी आप बता सकते हैं कि आप इसकी जानकारी बता, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में, रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, इनकी सहायता से आप पता कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताता है? केमिकल काइनेटिक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो किस स्पीड से कंप्लीट हो रहा है, कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग जिस ब्रांच ऑफ साइंस में डील कर रहे हैं उसी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। इसका मतलब है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। ये केमिकल काइनेटिक्स में होता है। तो इसका मतलब है केमिकल काइनेटिक्स को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the किसके साथ? देखिए ध्यान से। पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस स्पीड से, कितने समय में, कितने यूनिट टाइम में कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी साइंस की वह ब्रांच जिसमें आप इस चीज को डील करते हैं। किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन यानी साइंस की वह ब्रांच जिसमें आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो रेट होते हैं, रेट को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, कैटलिस्ट हुआ, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन हो गया, ये तमाम चीजें हैं जो रिएक्टेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उनकी रेट को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। और ये जिस ब्रांच ऑफ साइंस में डील करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। या तीसरा आप इसमें डील कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये आप देखिए
हमने कहा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, केमिकल में क्या पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और ये हमें बताता है रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स जो होता है ये ब्रांच ऑफ साइंस होता है जो डील करता है किसके साथ, विद द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट का मतलब हो गया रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, कितने टाइम में, कितने यूनिट टाइम में, तो वो आप पता करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो इनको अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कितनी तेजी से कंप्लीट हो रही है, कितनी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, वो रेट, और कैसे वो जा रही है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। जैसे हम लोग घर में खाना बनता है, खाना कितनी देर में बनता है वो रेट हो गया, और कैसे बनता है वो मैकेनिज्म हो गया। और खाना बनाते वक्त कौन कौन सी कंडीशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है जो उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, वो हो गई यहाँ की क्या, फैक्टर। ठीक, तो इन तीनों को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में डील करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्ड केमिकल काइनेटिक्स। कार्ड केमिकल काइनेटिक्स, इसी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो हमने आपसे जो बताया उसमें सिर्फ यही बताया केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, और उससे पहले हमने बताया कि आप किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी पहले पता किससे करते हैं, डेल्टा जी से। डेल्टा जी की वैल्यू अगर माइनस में है तो रिएक्शन जो है फिजिबल यानी स्पॉन्टेनियस है। फिर उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया आप किससे अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सहायता से। अगर P की वैल्यू आपको नोन है तो आप बता सकते हैं कितना रिएक्शन हुआ है। तीसरी हम लोग अब तीसरा एस्पेक्ट कौन ले रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इन चीजों से डील करते हैं, रेट, फैक्टर और मैकेनिज्म को डील करते हैं। तो ये आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है भाई, अब आइए पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं, आखिर किसी भी केमिकल रिएक्शन का दिया गया है तो उसे रेट हम लोग लिखते कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी एक जनरल रिएक्शन को लेकर के हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको हटा रहे हैं। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, तो सीधे सीधे हम लोग इस चीज को कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे काउंट करते हैं, इसको देखिए, और इसको हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व भी करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज, किस तरह की रिएक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं जिनका रेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आइए, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले आप जानते हैं रिएक्शन भी कई तरह के होते हैं। रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला देखिए, फर्स्ट रिएक्शन, इसे आप आयनिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, आप जानते हैं बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेजी से होते हैं, और जो बहुत तेजी से कहने का मतलब उनका टाइम जो होगा बहुत कम समय में ही वो कंप्लीट करते हैं। जैसे आयनिक रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, जैसे आप AgNO3 लीजिए एक्वस फॉर्म में, और NaCl लीजिए एक्वस फॉर्म में। अगर इसको आप मिक्स करते हैं तो आपको यहां AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, देख लीजिए NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है और AgCl का प्रेसिपिटेट हो रहा है, यानी ये सॉल्यूशन के अंदर आयन के रूप में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या आप देखिए, बहुत बस इनको क्या करना है, इनको मिक्स करना है। आपने मिक्स किया, ये रिएक्शन अपने आप से हो जा रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने सुना होगा HCl लीजिए एक्वस फॉर्म में,
और साथ ही साथ NaOH लीजिए एक्वस फॉर्म में, इनको मिक्स करिए। मिक्स करते ही आपको सीधे सीधे जो है ये क्या बना देगा, यहां से आपको NaCl और प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं, ये अपने आप से हो जाएगा। और इसमें जो रिएक्टेंट है, आयंस आर इन्वॉल्व, आयंस आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, बहुत तेज हो रहे हैं। आप जानते हैं इनके लिए टाइम भी लगभग 10⁻12 to 10⁻16 सेकेंड। टाइम जो रिक्वायरमेंट है 10⁻12 to 10⁻16 सेकेंड। आप खुद एज्यूम कर लीजिए कितना कम समय है। जब इतनी तेजी से कोई रिएक्शन हो रही है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते। बहुत तेज रिएक्शन हो रहा हो, ठीक, ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए आप इस तरह के रिएक्शन को रेट आप कंसीडर्ड या रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि इसमें आयंस के रूप में है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक तो हो नहीं रहा है। नहीं, आयंस आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन। यहां कोई भी बॉन्ड यहां से ब्रेक नहीं हो रहा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये सारे रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, हेंस a rate of reaction can't be right। इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इतनी क्विक रिस्पांस अगर रिएक्शन का होगा। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। दूसरा हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो हम लोग देखते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्लो रिएक्शन में क्या होता है ये भी देखिए। दूसरा है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब है एक जो नॉर्मल स्पीड होती है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, कि मतलब 4 घंटे 6 घंटे में, एक दिन में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ये महीनों लेता है। ऐसे रिएक्शन जो महीनों लेता है, और कभी कभी तो ये मिसलीड कर देता आपको लगेगा रिएक्शन हो नहीं रहा, आपको ये लगेगा रिएक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन वहां रिएक्शन होता है और इतनी स्लो स्पीड से होता है कि आपको ये भी नहीं पता चलता है कि रिएक्शन कब हुआ और कब कंप्लीट हो गया। तो सच प्रोसेस को हम लोग जैसे देखिए एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन अभी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। तो यहां पे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, टेक्स मच मोर टाइम टू कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कंप्लीशन ऑफ टेक मच मोर टाइम टू कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सम टाइम, कुछ समय क्या करता है, सम टाइम इट मिसलीड अबाउट द रिएक्शन, अबाउट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब इतना स्लो प्रोसेस ये होता है, कभी कभी आपको मिसलीड करता कि रिएक्शन वास्तव में हो ही नहीं। तो ऐसे केमिकल प्रोसेस का भी आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करते, यानी सच केमिकल रिएक्शन रेट कांट बी फाइंड, ठीक है, कांट बी फाइंड। ऐसे भी केमिकल रिएक्शन के रेट को आप फाइंड नहीं करते हैं। तो यहां पे ये चीजें हुई।
अब इसके बाद एक तो फास्ट हो गया, एक स्लो हो गया। अब तीसरा कैटेगरी एक यही हो सकता है कि इंटरमीडिएट, मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट का मतलब हो गया तीसरा, न बहुत तेज हो रहा है न बहुत फास्ट हो रहा है। ऐसे केमिकल रिएक्शन के रेट को ही हम लोग जो है यहाँ पे लिखना सीखते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। यानी हमने तीसरा कौन सा बताया, मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन, अधिकतर आप ऐसे ही केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, बहुत कम स्लो होते हैं, बहुत कम फास्ट होते हैं, लेकिन मॉडरेट ज्यादातर ऐसे ही कंडीशन में रिएक्शन पाए जाते हैं। सच केमिकल रिएक्शन whose rate is not very slow or very fast, occurs with intermediate speed. Occurs with intermediate speed. Such chemical reactions rate can be written. Such chemical reactions rate can be written. ऐसे ही केमिकल रिएक्शन के रेट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना समझेंगे कि कैसे हम किसी भी मॉडरेट रेट वाले रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसी के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स जो है वो एक जनरल रिएक्शन पे बेस्ड है, आर कन्वर्टेड इनटू द पी, आर कन्वर्टेड इनटू द पी। तो आइए हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन जो है। कुछ मॉडरेट रिएक्शन का अगर आप देखना चाहें एग्जांपल, तो ये है, जैसे देखिए हम निकाल दो एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, तमाम रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन आप पढ़ते हैं, 2NH3 गैस, ये हो गया। N2O5 gives 2NO2 गैस और प्लस हाफ O2 गैस। ये तमाम रिएक्शन है जिनको आप पढ़ते हैं, ये सब मॉडरेट रेट, इनका रेट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो ऐसे रेट, इसका आपके कॉमन एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी है, केन शुगर भी है, ये सब इसके कॉमन एग्जांपल हैं जिसका मॉडरेट रेट होता है। ठीक है भाई, तो ये है। आइए हम लोग पढ़ने चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक जनरल रिएक्शन, हमने बताया ना पूरी केमिस्ट्री जो है वो एक जनरल रिएक्शन पे बेस्ड, पूरी केमिस्ट्री जो है एक जनरल रिएक्शन पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्या है, आर कन्वर्ट हो रहा है पी। आर का मतलब रिएक्टेंट है और पी का मतलब यहां पे प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखिएगा भाई। आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो आप सीधे सीधे यहां पे देखिए, रिएक्शन जब भी स्टार्ट होगा टी बराबर 0 रहेगा। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये 100% हमेशा रहेगा। रिएक्टेंट तो जब भी लेंगे तो 100% रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, कुछ समय बाद आफ्टर टाइम टी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। यानी इन टाइम का गैप हुआ, T1 और T2 हो गया। T1 और T2 जो टाइम डिफरेंस है, और यहाँ पे 100 से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जानते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट।
किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जो है, जो डिसअपियर होता है, जितना ये डिसअपियर हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में इसका अपीयरेंस भी होता है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में लिखेंगे जिससे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और रेट ऑफ अगर लिखना चाहे इस रिएक्शन का, देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन समय के साथ, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है भाई, ये इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे क्या, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो आप लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन, कितने समय में ये डिक्रीज किया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टेकन अपॉन क्या चीज कहेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन, और ऐसे ही लिख सकते हैं इज इक्वल टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन की वैल्यू तो वही रहेगी भाई, जितने समय में ये घटेगा उतने ही समय में ये बढ़ेगा भी, तो दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे। लेकिन इसको अगर हम इसी चीज को ध्यान दें, अगर हम इसी चीज को ध्यान दें तो हम लोग अगर रिएक्टेंट के टर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये दो आपके पार्ट, दो पार्ट हो गए, और दोनों एक दूसरे के बराबर, क्योंकि ये भी रेट है, ये भी रेट है, रेट बराबर, तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। इस तरह से आप रेट लिख सकते हैं, इधर लिख लीजिए। आप बार बार ये लिख रहे हैं, जो टाइम टेकन हम लोग ले रहे हैं, रेट वास्तव में होता क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। रेट जो होता है, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग क्या कहते हैं, द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन एनी टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है भाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as the change in any one of the reactant, the change in any one of the reactant or product in यूनिट टाइम। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन का जो चेंज होना, क्या चेंज होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ले रहे हैं, इनिशियल टाइम आफ्टर टाइम टी, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R है अपॉन टाइम टेकन। अगर हमने मान लिया ये T1 है और इसे मान लिया T2 है, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, T माइनस 0, आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर हम इसी को लिखना चाहें, इसी को लिखना चाहें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ROR को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज करिए, सपोज एट T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पे T1 टाइम, अगर T1 टाइम पे आप R का कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो R ये R1 है, और T1 पे ये P क्या होगा, P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा। एट T2 टाइम पे ये रिएक्टेंट का जो हो जाएगा R2 और प्रोडक्ट का जो हो जाएगा P2, ठीक, ये आपका टाइम टेकन हो जाएगा। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो यहां हो सकता है डेल्टा T बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, डेल्टा T बराबर
T2 माइनस T1, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रेट आप कैसे लिख पाएंगे, तब देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन। आपने कहा कि T1 और T2 डेल्टा T हो गया, यानी नीचे डेल्टा T, नीचे डेल्टा T हो गया, ठीक। रिएक्टेंट का R1 R2 दिया गया, प्रोडक्ट का P1 P2 दिया गया, इसी को रखिए आप, तो यहां पे डेल्टा R लिख सकते हैं, तो यानी R2 माइनस R1, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा R बाई डेल्टा T, और यहां लिख सकते हैं डेल्टा P अपान डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है। और यहां एक टर्म यूज हुआ स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए ध्यान से, यहां स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, जिसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन होता है, मोलर कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर होता है। तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट साइड में हमेशा, जिसे हमें तो ये मालूम कैसे हो कि इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट साइड में हमेशा माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट साइड में हमेशा प्लस। तो रिएक्टेंट साइड में माइनस लगाने का मतलब, इसका सिर्फ सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ यही है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। यानी आपने कहा निगेटिव साइन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या बता रहा है, सिग्निफिकेंस इज दैट, क्या है, दैट द कंसंट्रेशन ऑफ reactant decreases with time, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका सिग्निफिकेंस यही है। बाकी जितना ये घटेगा उतना ही अपीयर होगा, और प्लस का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब हो गया, पॉजिटिव साइन का मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज। ये ध्यान रखिएगा भाई, नहीं आपको लगे कि प्लस और माइनस का लगा दे। जितने भी रिएक्टेंट होंगे सारी सबकी तरफ जो है आप यही चीज ऑब्जर्व करेंगे भाई, उनका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है जब भी लिखेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, माइनस के टर्म में रहेगा, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो प्लस के टर्म में आप दिखाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है भाई। अब अगर हम लोग कुछ रिएक्शन लेते हैं एग्जाम्पल, उसकी सहायता से बताते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल PCl5 गिव्स PCl3 और प्लस Cl, ये रिएक्शन दिया गया, ठीक है भाई। और ये सब के सब गैसेस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो ये गैसेस फॉर्म में है। अब अगर इसका रेट लिखना हो तो देखिए हम रेट लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो यहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा क्यों, चेंज, डेल्टा PCl5 अपान डेल्टा T। डेल्टा जो टर्म यूज किया है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज की बात हो रही, और ये चेंज जो होगा ये लार्ज चेंज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे यूज करेंगे हम लोग। लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो यहां रिएक्टेंट है इसलिए यहां क्या हो जाएगा, माइनस।
जितना ये घट रहा है उसी प्रपोर्शन में ये बढ़ भी रहा है। डेल्टा PCl3 अपान डेल्टा T, अगर हम माइनस ना लिखें तो इसका मतलब प्लस है, वो इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Cl2 अपान डेल्टा T। ये अगर आप ध्यान दीजिए तो ये रिएक्शन का रेट हो गया। इस रिएक्शन के रेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आप सीधा सीधा इसके रेट को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आपने लिखा। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस भी हमने बताया आपको, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अलावा कैसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखते हैं ये दिखाया हमने आपको यहाँ पे। तो इसको देख लीजिए एक बार, तब आगे चले। इसको आप खुद लिख लीजिएगा, ट्राई योरसेल्फ। ये है Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैस Hg Cl2। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, इसको आप खुद लिख जाइए। ठीक है भाई, अब आगे चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया गया हो। ऐसे केमिकल रिएक्शन का रेट आप कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। A rate of reaction having stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, ये ध्यान रखिएगा, मतलब जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो है कोफिशिएंट दिया गया हो, आप ऐसे रिएक्शन का रेट लिखना है। तो हम इसके लिए भी एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। हम लोग ले क्या रहे हैं, ए का ए मोल, बी का बी मोल कन्वर्ट हो रहा है एम का एम मोल और प्लस एन का एन मोल। ये सीधा सीधा रिएक्शन हो रहा है। अब आप जानते हैं एक खासियत इसकी ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, इसे ये इसका कैपिटल ए का ए मोल हो गया, कैपिटल बी का बी मोल हो गया, कैपिटल एम का एम मोल हो गया, कैपिटल एन का एन मोल हो गया। ये जो मोल है ये कोफिशिएंट डिवाइड होता है, मतलब 1/, करके लिखते हैं। रेट लिखते वक्त 1/a लिखेंगे इसके साथ, 1/b लिखेंगे इसके साथ, 1/m 1/m, बाकी और कोई चीज नहीं, बाकी रेट वैसे, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका डिसअपीयरेंस बराबर, फिर इसका अपीयरेंस बराबर, सब एक दूसरे के बराबर होंगे। रिएक्टेंट साइड वाले में माइनस लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट साइड वाला वैसे ही रहेगा, उस पर कोई साइन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो तो आपने क्या कहा, कोफिशिएंट 1/, और ये डेल का लगा दिया, और डेल ए बाई डेल टी, रिएक्टेंट है माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू -1/b डेल डी बाई डेल टी। इस तरह से लिख दिया आपने, इज इक्वल टू 1/m डेल m बाई डेल टी, और फिर इज इक्वल टू 1/n डेल n बाई डेल टी। ये ध्यान रखिए, रिएक्टेंट साइड में हमने माइनस लगाया, प्रोडक्ट साइड में आपने कोई भी साइन प्लस नहीं, प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, आपने अगर माइनस नहीं लगाया तो इसका मतलब वो प्लस साइन लिए हुए है।
प्लस और माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्टेंट का जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता रहता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आपको, बस इतनी चीजों को ध्यान रखना। बाकी रिएक्शन लिखने, रेट ऑफ रिएक्शन आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू की बात नहीं होती। अगर हम लोग इसी तरह से कुछ और रिएक्टेंट ले लें, सपोज करिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग यहां पे ले लें 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स अगर आपको हो जाए तो ये हो जाएगा 4NO गैस और प्लस 6H2O लिक्विड। ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर इसका रेट लिखना हो तो आप इसका देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल 1/4 रिएक्टेंट है माइनस डेल NH3 अपॉन डेल T इज इक्वल टू 1/5 डेल O2 अपॉन डेल T माइनस में फिर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 डेल NO बाई डेल T इज इक्वल टू 1/6 डेल H2O बाई डेल T। ये आपका सीधा सीधा इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपने इस तरह से इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया। एक बार देखिए, फिर हम आपको एक आध दो रिएक्शन देते हैं जिसको आप अपने हिसाब से ट्राई करिएगा कैसे रिएक्शन का रेट जो है आप फाइंड आउट करेंगे। हुआ भाई? अगर हम आपको कुछ रिएक्शन दे देते हैं, कुछ रिएक्शन आपको देते हैं जिनकी सहायता से आप रिएक्शन लिख सकते हैं कैसे कैसे इसका रेट होगा। तो जैसे देखिए एग्जांपल, ट्राई योरसेल्फ। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है और दिया क्या गया है NH3 N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये सीधा सीधा रिएक्शन दिया गया है। अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो आपको लिखना है खुद, कैसे रेट लिखना है इसको आप खुद ट्राई करिए। N2O5 गैस प्लस N2O5 गिव्स 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ये आपका जो है कुछ रिएक्शन दिया गया है जिसकी सहायता से आप इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे इसका रेट लिखना है इसके बारे में बताएंगे। तो इसको आप ट्राई करिएगा अपनी तरफ से आप रेट लिखना, क्योंकि जब आप खुद अप्लाई करेंगे अपने आप को तभी आपको कुछ समझ में भी आएगा क्या चीज हम पढ़ रहे हैं क्या चीज हम कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे हम इसको हटा ले रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से दिया जाए, या और आगे आइए देखते तब उसके बाद पढ़ा जाता है इसके बारे में। ठीक, तो अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो है कैसे लिखते हैं इसकी आइडिया आपको हुई। हम लोग रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका आपने एक मेथड अप्लाई किया कि आप डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन के टर्म्स में आप लिख रहे हैं। अब इसके बाद अगर सपोज करिए हमारा जो रिएक्शन है उसका एवरेज रेट अगर लिखना, एवरेज रेट का या इंस्टेंटेनियस रेट मतलब क्या है, तो आइए इसी को देखते हैं।
एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, इसको हम लोग समझना है, इसको आपको जानना भी है, एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। ठीक है भाई, तो एवरेज रेट हम किसे कहते हैं, पहले ये सुनिए ध्यान से। जैसे आप गौर करिए, अगर आप कभी कभी रिएक्शन पढ़ते हैं तो रिएक्शन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हर समय जो है रिएक्शन एक ही स्पीड से हो रहा है, एक ही स्पीड से हो रहा है, ये जरूरी नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आप यहां से लखनऊ जाते हैं, और लखनऊ जाने, यहाँ सुल्तानपुर से अगर लखनऊ आप जा रहे हैं तो लगभग लखनऊ 150 किलोमीटर यहाँ से है, और आप 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी कार की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 50 घंटे पर मिनट, 50 घंटे पर मिनट हुआ कार की स्पीड। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा, कभी आपको रोड पे रोड खराब मिला, कभी आपको रोड बिल्कुल हाईवे मिल गई तो गाड़ी आपकी 120 भी चल रही है, और कभी आपको जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे गई तो 20 पे भी चल रही है। इसका मतलब है जो स्पीडोमीटर है वो वेरिएट कर रहा है 120 से 20 किलोमीटर के बीच में, 50 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से नहीं दिखाई दे रहा है। आपने जो निकाला वो एवरेज है, 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया ये एवरेज रेट हुआ। हर समय इसी स्पीड से गाड़ी चलेगी ये निश्चित नहीं है। ये तभी संभव है जब कोई भी हिंड्रेंस आपकी रोड पे ना रहे, लेकिन ऐसा संभव तो है नहीं। तो वही सेम चीज, जैसे आपने कहा किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते कि बिल्कुल इतना ही होगा। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो नॉर्मली हम लोग एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। जैसे अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा 10 सेकंड बाद, आप 2 ही सेकंड बाद रेट पता करना चाहें तो रेट जब 2 ही सेकंड किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर रेट आप पता कर रहे हैं, उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। और ऐसे रेट को हम लोग क्या कह रहे हैं, एवरेज रेट। ठीक है भाई, तो एवरेज रेट का मतलब हो गया, हमने क्या कहा कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड भी बन रहे हैं, और बॉन्ड है, बॉन्ड टूटना है। कंडीशन कैसी है, कभी बॉन्ड तेजी से टूट रहे हैं, कहीं बॉन्ड बहुत स्लो टूट रहे हैं। तो इसकी वजह से उसके जो स्पीडोमीटर यानी रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। और इसीलिए हम लोग ओवरऑल रिएक्शन का क्या निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब अगर किसी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है 10 सेकंड में पूरा हो रहा है, आपको 10 सेकंड बाद अगर रिएक्शन का रेट पता करना तो है रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। लेकिन आपकी इच्छा हुई हम लाओ 2 ही सेकंड बाद रेट पता करें, 4 सेकंड बाद रेट पता करें, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट लिखने के लिए हम लोग किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम का ध्यान देते हैं, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जो किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। इसको आप ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है भाई, अगर हम इसी चीज को ध्यान दें और इसी को लेकर चले तो हम लोग यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम चेंज हुआ था, और चेंज इन कंसंट्रेशन कितना था आपका, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब अगर आप किसी को रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, आइए उसी को हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या होता है, घटता जाता है, और एक सर्टेन स्टेज के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते हुए और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है।
तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जो रेट निकाल रहे हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। आइए देखते हैं इसी को। तो हमने क्या कहा, इफ द रेट मेजर्ड, इफ द रेट measured at any particular moment of time, then it is called instantaneous rate. With respect to any of reactant or product, it is called, क्या कहलाएगा भाई, इंस्टेंटेनियस रेट। इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। अगर इंस्टेंटेनियस रेट की हम लोग बात करते हैं तो हमने आपसे कहा कि जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट लिखते वक्त ये ध्यान रखिएगा, आपने कहा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे इन प्लेस ऑफ डेल्टा ऑफ डी इज यूज्ड। अगर हम लोग डेल्टा के स्थान पे डी टर्म यूज करेंगे, और डेल्टा हमने बताया था ना, डेल्टा यूज्ड फॉर लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन, लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन, और डी टर्म यूज होगा स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखिएगा भाई, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो रेट लिखना होगा, अभी आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लेकर के रेट लिखा था, अगर उसी को ध्यान दें हम लोग तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमने रिएक्शन लिया, सपोज करिए अभी आपने लिया था आर कन्वर्ट हुआ था पी में, आर कन्वर्ट हुआ था पी में, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आप लिखेंगे माइनस डेल लिखा था, अब यहां डी हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर आप डी के टर्म में लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ए का ए मोल, पहला रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन ए का ए मोल, बी का बी मोल, एम का एम मोल और एन का एन मोल यूज कर रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा 1 बाई ए, माइनस रहेगा ही, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बी, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एम, डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एन। जहां आपने सिर्फ यूज किया था क्या चीज, जहां भी आपने यूज किया था क्या डेल्टा, वहीं पे डी टर्म यूज कर लीजिए, आप इसका रेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रेट लिखने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, डेल्टा के स्थान पे डी यूज करना है बस। और डी क्या है, डी फॉर स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और डेल्टा जो है फॉर लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन होता है। इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।